अस्सलाम वालेकुम। तो आज के इस वीडियो में हम लोग लेक्चर नंबर 23 इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 को डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर हमारे पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। तो ये फाइनल टर्म से रिलेटेड हमारे पास 5th वीडियो है और लेक्चर नंबर 23 चल रहा है हमारे पास। इससे पहले जो है हमारे पास मजीद लेक्चर्स थे वो भी आप देख सकते हैं। आपने जाना है यूट्यूब पर और प्लेलिस्ट में जाएंगे। प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपके सामने यहाँ पर एक प्लेलिस्ट दिया होगा, फिजिक्स 101 फाइनल टर्म प्रिपरेशन फॉल 2023। तो इसके अंदर हमारे पास जो प्रीवियस लेक्चर थे वो सारे के सारे इसी के अंदर इंक्लूडेड है और आने वाले जितने भी लेक्चर होंगे वो भी इसी के अंदर ऐड हो जाएंगे। तो इसके अंदर आप डायरेक्टली जाकर तमाम के तमाम लेक्चर देख सकते हैं। और इसके बाद इसके अंदर अभी नया हमने ऐड किया हुआ है फिजिक्स का सैंपल पेपर, जो कि वी वालों की तरफ से आया हुआ था अभी। तो पेपर किस तरह से आएगा, इस दफ़ा का फाइनल टर्म का मार्क्स कितने होंगे, सिलेबस कौन सा होगा और बाकी सारी चीज़ें इसके अंदर, शॉर्ट कितने आएंगे, लॉन्ग कितने आएंगे, एमसीक्यूज कितने होंगे, चॉइसेस कितनी होंगी और बाकी सारी चीज़ें इसके अंदर डिस्कस की हुई हैं। तो आपने इस सैंपल पेपर वाली वीडियो को लाजमी देख लेना है क्योंकि पैटर्न यही फॉलो होगा। तो अब बात करते हैं हमारे पास आज के इस वीडियो की। और एक दूसरी बात, आप पिछली तमाम वीडियोस को देख सकते हैं जो कि रिसेंट मेरी ये वाली वीडियो है। तो इसके ऊपर अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर इंगेजमेंट, तो ये वीडियो हमारे पास है टोटल 26 मिनट्स की, 26 मिनट की वीडियो है और एवरेज वीडियो ड्यूरेशन इसका है 1 मिनट। यानी हर एक बंदे पर जो एवरेज निकाला गया है कि सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट की वीडियो हर एक बंदे ने देखी है। तो अब इस तरह अगर वीडियोस पे व्यूज़ आएंगे और इस तरह की वॉच टाइम होगी तो फिर मेरे ख्याल में 26 मिनट वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों ने देखनी सिर्फ 1 मिनट की होती है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि वीडियो को पूरी देखें। और फिर बाद में आप नोट्स मांग रहे होते हैं तो नोट्स फ्री में मैं अभी नहीं दे सकता, क्योंकि वीडियो जिसने देखी नहीं आगे डायरेक्ट आप जो है नोट्स मांगना शुरू कर देते हैं। तो नोट्स मैं इस दफ़ा से नहीं दूंगा, बस लिंक दिया हुआ है व्हाट्सअप पे, उसको मैं पेड कर रहा हूँ नोट्स को। वीडियोज़ ही हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, आपके लिए हेल्पफुल होगी। और अगर नहीं देखते तो आप फेल होके दोबारा व्यू की फ़ीस दे दें, कोई मसला नहीं है। और बाकी शॉर्ट पास पेपर जो दिए हुए हैं गलत आंसर वही करते जाएं, क्योंकि व्यू वालों ने तो नहीं देना उधर से, भले आप करते जाओ। जब फेल हो जाओगे तो दोबारा आपने इधर ही आना है और ये वीडियोस आप बाद में भी देखोगे, अभी नहीं देखनी, बाद में ज़रूर देखोगे, क्योंकि 27-26 मिनट की वीडियोस बनाने में सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट आप देख रहे हो। तो ये तो जाहिर सी बात है, 1 मिनट और 27 मिनट, तो ये तो सही बात नहीं है। तो चले हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि जो देखना चाह रहे हैं वो तो देखें कम से कम। लेक्चर नंबर 23 हमारे पास है, इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 हो चुका है, अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 है। इसके अंदर भी काफ़ी सारे एमसीक्यूज जो हैंड आउट से निकाले चुके हैं। यहाँ पर कोई कॉपी पेस्ट नहीं है, खुद मैंने निकाले हुए हैं, रिसर्च की हुई है और ये सारे करेक्ट आंसर हैं। तो पहले एमसीक्यूज से बढ़ते हैं। हमारे पास पहले एमसीक्यूज है, हाउ टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। व्हेन चार्जेस आर कंटिन्यूसली डिस्टर्ब, जब चार्जेस को हम जो है कंटिन्यूसली यानी बार बार डिस्टर्ब करते रहेंगे अवर सम रीजन ऑफ स्पेस, कुछ स्पेस से। तो फॉर दिस वी नीड टू ब्रेक अप द रीजन, तो ऐसी सूरत में हमें रीजन को ब्रेकअप करना पड़ेगा, किस में, यानी इनटू स्मॉल पीसेस, लार्ज पीसेस, लिटिल पीसेस या फ्यू पीसेस। तो ये हैंडआउट्स की बाकायदा लाइन है, ये स्मॉल, लार्ज, ये स्मॉल और लिटिल, ये देख रहे हो आप, काफ़ी करीब करीब मीनिंग है इन दोनों की। तो आपने जो करेक्ट आंसर क्लिक करना है वो है लिटिल पीसेस और ये हैंडआउट की बाकायदा लाइन है। व्यू वाले सिंपल यही चीज़ें पूछते हैं, फिर हमें समझ नहीं आती कि उन्होंने दिया कहाँ से। हैंडआउट्स रीड करोगे तो चीज़ें समझ आ जाएगी। और अभी जो सैम्पल पेपर आया हुआ है उसके अंदर हमारे जो मैंने अभी चेक किया, तो अभी हमारे पास 19 to आप देख सकते हैं, हमारे पास अभी 23 लेक्चर चल रहे हैं। तो 19, 20, 21, 22, तो 4 लेक्चर के अंदर से ही मेरे पास सैम्पल पेपर में जब मैंने देखा तो तकरीबन 10 के करीब एमसीक्यूज कवर हो रहे थे, जो कि मैं पिछले 4 लेक्चर में ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो 10 एमसीक्यूज तो वहाँ से सैम्पल पेपर में आए हुए हैं। तो अगर बाकी के लेक्चर भी कवर हो जाएं तो आपके पास, आप खुद समझ लो कि आपकी कितनी चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो ये है कि आपने इसको प्रॉपरली फॉलो करना है, इसलिए बोल रहा हूँ वीडियोज़ को पूरी देखा करें। तो हमारे पास ये आ गई सारी चीज़ें। तो ये किस में है, ब्रेकअप करेंगे रीजन को कितने में, लिटिल पीसेस में। तो ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास, व्हेन चार्जेस आर कंटिन्यूसली डिस्टर्ब, सेम वही चीज़ें यहाँ से शुरू कर दिया, व्हेन चार्जेस आर कंटिन्यूसली डिस्टर्ब अवर सम रीजन ऑफ स्पेस, वही सेम चीज़ हो गई। फॉर दिस वी नीड टू ब्रेकअप द रीजन इनटू लिटिल पीसेस, हाँ सही बात है। सो दैट ईच पीस इज, तो इसकी आगे वाली लाइन में हमारे पास क्या है, स्मॉल इनफ। लिटिल पीस है, उधर स्मॉल नहीं आएगा, इधर आएगा लिटिल पीसेस और इधर आएगा ईच पीस इज स्मॉल इनफ। तो सेम वही लाइन है, इसको दो उसमें मुख्तलिफ एमसीक्यूज में इस तरह से भी पूछ सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने रटे नहीं लगाना है, सिंपल सा इस लाइन को प्रॉपरली रीड करना है और इसको दिमाग में बैठाना हुआ है। ऐसे समझो आप MK टिकट दे रहे हो। तो ये ब्रेकअप इनटू रीजन इनटू लिटिल पीसेस और दैट ईच पीस इज
स्मॉल इनफ। तो पीछे आपको पूरा आंसर बता देंगे, उसके आगे आपसे उसका रीजन पूछ लेंगे। तो ये वीओ वाले करते हैं, ऐसे ही एक एमसीक्यूज के अंदर 2 एमसीक्यूज इस तरह से निकाले जाते हैं। तो नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास, व्हेन चार्जेस आर कंटिन्यूसली डिस्टर्ब, सेम वही चीज़ दोबारा आ रही है मेरे ख्याल में। अलाइन द सरफेस ऑफ मटेरियल, नहीं ये दूसरा एमसीक्यूज है। अवर रीजन अलाइन द सरफेस ऑफ अ मटेरियल आर इनसाइड अ स्फीयर, वी मस्ट स्पेसिफाई द करंट डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी या फिर सिर्फ और सिर्फ डेंसिटी। तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है चार्ज डेंसिटी। जब चार्जेस को कंटिन्यूसली डिस्टर्ब करें किसी भी रीजन पर, अलाइन पे, सरफेस ऑफ मटेरियल पे या इनसाइड स्फीयर। अब ये जो 3 चीज़ें हमारे पास, ये आपसे तीनों एक साथ भी पूछी जा सकती हैं, 2 भी एक साथ पूछी जा सकती हैं या फिर एक अलहदा से भी पूछी जा सकती हैं। तो तीनों चीज़ें आपने माइंड में रखनी है, अलाइन द सरफेस ऑफ अ मटेरियल या फिर इनसाइड अ स्फीयर। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं वी मस्ट स्पेसिफाई क्या करेंगे, चार्ज डेंसिटी को मस्ट स्पेसिफाई करेंगे हम। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, द डायमेंशंस ऑफ लेमडा, ये सिग्मा एंड डेंसिटी आर डिटरमाइंड फ्रॉम द, डेंसिटी हो गया, करंट डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी या फिर फ्लक्स डेंसिटी। तो हमारे पास ये जो डायमेंशंस है ये 3 होती है हमारे पास, और वो है एक लेमडा है, दूसरी सिग्मा और तीसरी हमारे पास ये डेंसिटी का ये सैम्पल है, इसको शायद रो बोलते हैं, और डिटरमाइंड फ्रॉम द। तो ये 3 डायमेंशंस है हमारे पास, और ये हमारे पास डिटरमाइन किससे होती है, चार्ज डेंसिटी से होती है। तो ये आपने लाजमी याद रखना है। और इन तीनों के जो है वो अलग अलग आपके पास आगे यहाँ पर लिखा हुआ है, उसको भी देखते हैं हमारे पास, इनके अलग अलग फॉर्मूलाज के अंदर ये यूज़ होता है हमारे पास। तो नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है, यहाँ तक तो चीज़ें क्लियर हो गई, ये सारा चार्ज डेंसिटी के अंदर ही था, सारी हमारे पास डेफिनेशंस थी। तो ये जब स्पेसिफाई करते हैं तो किससे करते हैं, चार्ज डेंसिटी से करते हैं। और ये 3 जो डायमेंशन है किससे डिटरमाइन होती है, ये भी चार्ज डेंसिटी से डिटरमाइन होती है। तो नेक्स्ट 3 एमसीक्यूज हमारे पास जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये फॉर्मूलाज हमारे पास हैं। तो फॉर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास डी क्यू किसके इक्वल होता है, डी क्यू हमारे पास इक्वल होता है लेमडा डी एस के। तो ये आपने लाजमी याद रखना है, ये तीनों हमारे पास सिंपल फॉर्मूलाज हैं, इनको आपने लाजमी याद रखना है कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास डी क्यू किसके इक्वल होता है, लेमडा डी एस के इक्वल होता है। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में डी क्यू लेमडा डी एस के इक्वल होता है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, फॉर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेम वही चीज़ है, लीनियर की जगह क्या आ गया, सरफेस आ गया। तो सरफेस के लिए हम क्या लगाएंगे, सिग्मा डी ए, सिग्मा डी ए, सिग्मा डी ए, और लीनियर चार्ज लेमडा डी एस, सिग्मा डी ए। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि तीनों एमसीक्यू सेम होंगे, इसमें से कोई एक जो है वो करेक्ट आंसर होगा इन फॉर्मूलाज का। डी क्यू तीनों में सेम होगा, बस ये लीनियर हो गया तो लेमडा डी एस आ जाएगा, सरफेस आ गया तो सिग्मा डी ए आ जाएगा, और नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा जब वॉल्यूम आएगा तो डेंसिटी डीवी आ जाएगा, यानी रो डीवी। तो ये आपने तीनों चीज़ें माइंड में रखनी है। लीनियर आएगा तो लेमडा आ जाएगा, लेमडा डी एस, सरफेस चार्ज, और ये जो यहाँ पर लेमडा डी एस लिखा हुआ है इसकी जगह ये सिग्मा डी एस भी लिख देंगे। तो तीनों चीज़ें आपको प्रॉपरली याद होनी चाहिए, सिर्फ लेमडा से आपने नहीं याद रखना। तो लेमडा डी एस ही हो सकता है वो सिग्मा डी एस कर दे, तो ऐसी चीज़ें आपने प्रॉपरली देखनी है। मैंने तो सिर्फ और सिर्फ 3 ऑप्शन इसलिए लिखे हुए हैं ताकि ये तीनों का फॉर्मूला हमारे पास इसी के इक्वल होता है, लेकिन यहाँ पर जो चीज़ चेंज होगी उसी के मुताबिक हम चेंज कर देंगे, क्योंकि हम जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस तरह से मैं नहीं कर सकता कि सब एमसीक्यूज में जो है मैं उल्टी सीधी चीज़ें जो ऐड कर दूं, क्योंकि हमने प्रैक्टिस भी करनी है, टेस्ट नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो हमारे पास तीनों चीज़ें थी, तो ये डी क्यू और डी क्यू तीनों चीज़ों में सेम होगा हमारे पास। ये किसके इक्वल होगा, तो ये इससे मुताबिक जो है हमारे पास ये चेंज होता रहेगा फॉर्मूला। जब लीनियर होगा तो लेमडा डी एस हो जाएगा, जब सरफेस हो जाएगा तो सिग्मा डी एस हो जाएगा, डी ए हो जाएगा, और जब हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा तो ये डेंसिटी डीवी के इक्वल हो जाएगा। तो नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, द स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज लेमडा डी एस, लेमडा डी एस। अब ये लेमडा डी एस किसका हमारे पास पूछा जा रहा है, तो लेमडा डी एस हमारे पास क्या, लीनियर चार्ज की बात हो रही है, तो लेमडा डी एस, द स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज लेमडा डी एस गिव राइज टू एन। तो एक इसको गिव राइज देता है, यानी तो हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है, फ्लक्स है, फील्ड इंटेंसिटी है, फील्ड स्ट्रेंथ है, जिन चीज़ों को हमने इग्नोर करना है। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज लेमडा डी एस किसको राइज देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को राइज देता है। नेक्स्ट एमसीक्यू द स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज लेमडा डी, वही सेम चीज़ है, इसी एमसीक्यूज के अंदर से दूसरा एमसीक्यूज निकला हुआ है। तो ये आपने लाजमी याद रखना है, वीओ वाले ऐसे ही करते हैं, तो आपने इसी पैटर्न को फॉलो करना है, क्योंकि ये एक लाइन जो स्टेटमेंट होती है उसी से ही मल्टीपल एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। द स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज लेमडा डी एस गिव्स राइज टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड, गिव राइज टू एन कौन सी फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। इन्होंने खुद ही बता दिया, लेकिन आगे कोई रीजन पूछेंगे क्योंकि ऐसे ही होता है।
वूज मैग्नीट्यूड इज, समझ रहे हो आप, पीछे बता दिया कि राइज देता है इलेक्ट्रिक फील्ड को, लेकिन उसकी मैग्नीट्यूड कितनी होती है। तो ये 3 MCQ सॉरी हमारे पास ये 3 ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं। 1/4 पाई, इसको पाई बोलते हैं, और ये है एप्सिलॉन नॉट, ये 0 नीचे लिखेंगे, यहाँ पर मेरे ख्याल में थोड़ा सा ऊपर आ रहा है, तो ये एप्सिलॉन नॉट इसको कहते हैं हम, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है मैग्नीट्यूड, या फिर पाई ds/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है, या फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय लैम्डा ds/r²। तो ये इसके इक्वल होता है मैग्नीट्यूड, किसके इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसी की तरह मल्टीप्लाई आ जाएगा, और इसी के सामने हो जाएगा लैम्डा ds/r²। तो ये आपने लाजमी याद रखना है कि मैग्नीट्यूड हमारे पास किसके इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय पाई ds/r²। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है The small amount of charge lambda ds gives rise to an electric field whose magnitude is। तो ये सही वही सेम एज इट इज चीज है। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, वो क्या है हमारे पास 1/4 पाई, वो सारी चीजें रॉन्ग आंसर है, इनको मैं नहीं पढ़ूंगा, लेकिन यहाँ पर जो आंसर लिखा हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और लैम्डा ds/r², लेकिन यहाँ पर चीजें थोड़ी सी चेंज है। तो अब यहाँ पर हुआ क्या है हमारे पास, जब ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है तो 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा लैम्डा ds से, तो यहाँ पर आ जाएगा लैम्डा ds, उसके बाद नीचे क्या बचा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो एज इट इज यहाँ पर लिख दिया, और जो r² है ना, ये किसके इक्वल आ गया हमारे पास z² जमा r²। तो ये आपने याद रखना है कि z² प्लस r² जो है हमारे पास ये r² स्मॉल r² के इक्वल है। तो या ये आ जाए या फिर ये आ जाए, ये दोनों चीजें जो है हमारे पास सेम ही है, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। MCQ सेम है, आंसर में ये चीजें जो है वो इसकी जगह ये लिख देंगे या फिर इसकी जगह ये लिख देंगे, तो दोनों हमारे पास करेक्ट होंगे। जाहिर सी बात है MCQ में एक ही आपसे पूछेंगे, तो दोनों चीजें हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है, उसको इसीलिए मैंने अलग MCQ में लिखा हुआ है, क्योंकि इस तरह से भी आपसे पूछ सकते हैं, हैंडआउट्स में दोनों चीजें मौजूद हैं। तो नेक्स्ट MCQ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है इफ वी आर इनसाइड द स्पेयर। अब ये लाजमी इंपॉर्टेंट MCQ है, जब हम स्पेयर के इनसाइड होंगे तो क्यू इनक्लोज किसके इक्वल होगा हमारे पास 0 के इक्वल होगा। जब हम इनसाइड होंगे, इफ वी आर इनसाइड द स्पेयर, जब हम स्पेयर के इनसाइड होंगे तो क्यू इनक्लोज 0 के इक्वल होगा। और इसी के आगे हमारे पास यही MCQ फर्दर कंटिन्यू है, तो क्या लिखा हुआ है इफ वी आर इनसाइड द स्पेयर, तो क्या होगा क्यू इनक्लोज 0 के इक्वल होता है। सही है, उन्होंने खुद बता दिया। आगे पूछा कंटिन्यू किया स्टेटमेंट को, एंड देयर इज नो, तो क्या चीज नहीं होती वहां पे, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। एंड देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे नहीं होती, जब हम इनसाइड द स्पेयर होते हैं। जब हम इनसाइड द स्पेयर होते हैं तो क्यू इनक्लोज किसके इक्वल होता है, वो 0 के इक्वल होता है। सही बात हो गई, ये दोनों MCQs एक ही स्टेटमेंट से निकाले गए हैं। प्रॉपरली आपने फॉलो करना है, क्योंकि प्रॉपर रिसर्च के थ्रू निकाले हुए हैं, कोई कॉपी पेस्ट नहीं किया हुआ। तो नेक्स्ट हमारे पास इफ वी आर आउटसाइड। अब दूसरी स्टेटमेंट पूछी जा रही है, जब हम आउटसाइड होंगे तो टोटल चार्ज किसके इक्वल होगा, क्यू इनक्लोज। तो क्यू इनक्लोज हमारे पास क्यू के इक्वल होगा जब हम आउटसाइड द स्पेयर होंगे। तो ये चीज आपने लाजमी याद रखनी है। और इसी के आगे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात भी होगी, जाहिर सी बात है, जब ऊपर हो रही है तो इधर भी होगी। तो जब हम आउटसाइड होते हैं तो टोटल चार्ज क्यू इनक्लोज क्यू के इक्वल होता है, सही बात है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होता है हमारे पास, तो ऊपर क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, एंड देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। ऊपर क्या थी हमारे पास, एंड देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन जब आउटसाइड होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी हमारे पास, और वो किसके इक्वल होगी, तो वो इक्वल होगी हमारे पास, जो करेक्ट आंसर है मैं उसी को ही देख लेता हूँ, बाकी तो सारी चीजें फालतू लिखी हुई हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय क्यू अपॉन r², स्मॉल r² होगा यहाँ पर। हो सकता है यहाँ पर आपको कैपिटल R लिख दे कंफ्यूज करने के लिए, तो आपने इन चीजों का ध्यान रखना है कि क्या चीज स्मॉल है क्या चीज कैपिटल है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसके इक्वल होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय क्यू अपॉन r²। तो ये चीज आपने लाजमी याद रख लेनी है। अब नेक्स्ट MCQ है, तो ये पूरी एक स्टेटमेंट थी यहाँ से हमारे पास, जो कि 4 MCQs मैं इससे निकाल चुका हूँ, और ये आपके लिए बाकायदा बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। तो ये 4 MCQs जो आपने लाजमी याद रखनी है। बाकायदा एक पैराग्राफ है आपके हैंडआउट्स में। उसके बाद इसी पैराग्राफ के खत्म मतलब ये सारी जो स्टेटमेंट्स हैं इसके खत्म होने के बाद जो नेक्स्ट लाइन हमारे पास शुरू होती है, तो वो इस तरह से है कि इफ वी आर आउटसाइड देन द टोटल चार्ज इज क्यू इनक्लोज्ड इक्वल टू क्यू। सही बात है। और वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जो कि किसके इक्वल होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय क्यू अपॉन r²। लेकिन उसके बाद क्या इसका जिक्र नहीं किया हुआ, लेकिन हमें इसकी जरूरत भी नहीं है। हमारे पास जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो सही है, ट्रू है। आगे क्या लिखा हुआ है, विच इज एज इफ ऑल द चार्ज वॉज कंसिंट्रेटेड एट द। तो अब ये जो चीज है जो आउटसाइड लिखा हुआ है, तो इसको आपसे इनसाइड का स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं साथ में। इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये इसके साथ लिखा हुआ था। अगर मैं अलग से लिखता इफ ऑल द चार्ज वॉज कंसिंट्रेटेड एट द,
तो ये अलग से स्टेटमेंट, जाहिर सी बात है कोई सेंस नहीं बन रहा था। तो ये सारी बात जो हो रही है विच इज एज, यानी ये इसी तरह से है कि जब चार्ज इनसाइड होगा तो हमारे पास क्यू इनक्लोज 0 के इक्वल होता है हमारे पास, यहाँ पर आप देख सकते हैं। हाँ, जब इनसाइड होगा तो क्यू इनक्लोज 0 के इक्वल होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नहीं होगी। और जब ये आउटसाइड द होगा तो क्यू इनक्लोज हमारे पास क्या होगा, क्यू के इक्वल होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इसके इक्वल होगी। तो ये सारी चीजों की बात हो रही है यहाँ पर। उसके बाद ये जो स्टेटमेंट है यहाँ से यहाँ तक ये तभी फॉलो होगा। तो इधर मैंने कंटिन्यू करने के लिए इससे पिछली जो स्टेटमेंट थी इसके साथ इसको अटैच कर दिया, क्यू इनक्लोज क्यू के इक्वल है। तो इसी तरह से आपसे इससे भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हो कि ये पूरे पैराग्राफ से ये लाइन जो है वो रिलेट करती है। तो ये आपने लाजमी याद रखना है। ये इसीलिए बोल रहा हूँ, वीडियोस को अगर आप देखते हो तो ये चीजें आपको समझ आ जाती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होगा इसके, ये तो हो गया। तो अब हमारे पास है विच इज एज। ये कब होता है हमारे पास, जब ऑल द चार्जेस, जब तमाम चार्जेस है वो कंसंट्रेट करती है एट द सेंटर पे, जब कॉन्सेंट्रेट करती है तो तब हमारे पास ये इस तरह से होता है कि जब इनसाइड आउटसाइड वो सारी कहानी जो भी मैं बता चुका हूँ। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीविंग अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो बाकायदा हमारे पास ये स्टेटमेंट है गॉस लॉ की, तो आपने ये लाजमी याद रख लेनी है। जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा लीविंग अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये पूरी स्टेटमेंट है, ये किसके हमारे पास है, ये गॉस लॉ की स्टेटमेंट है, ये आपने लाजमी याद रख लेनी है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास, द पावर ऑफ गॉस लॉ इज दैट इट होल्ड्स फॉर। तो ये हमारे पास अगेन ये सारी हैंडआउट से लाइनें उठाई हुई हैं ताकि पेपर आपके पास आसान आए, आपको कोई डिफिकल्टी ना हो कि ये कहाँ से आ गया एमसीक्यू। तो द पावर जो होती है गॉस लॉ की वो किस इज दैट इट होल्ड्स फॉर, तो वो किसकी होती है हमारे पास, कौन सी शेप होती है, तो स्पेसिफिक होती है, कोई शेप नहीं होती, सर्कुलर होती है या फिर किसी भी शेप की होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है गॉस लॉ की जो पावर होती है वो किसी भी शेप की हो सकती है। एनी शेप हमारे पास करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास इसमें क्या था कि पावर ऑफ गॉस लॉ इज दैट इट होल्ड्स फॉर एनी शेप। तो किसी भी शेप का हमारे पास जो पावर ऑफ गॉस लॉ है वो किसी भी शेप की हो सकती है, इट होल्ड्स फॉर एनी शेप। नेक्स्ट एमसीक्यू इसी से निकला हुआ ये पूरी बाकायदा स्टेटमेंट है, द पावर ऑफ गॉस लॉ इज दैट इट होल्ड्स फॉर एनी शेप। आंसर खुद बता दिया, अब रीजन पूछेंगे, जाहिर सी बात है। ऑफ द, तो सरफेस कौन सी होती है, पहले पूछा ये शेप क्या होती है, तो किसी भी शेप की होती है। ऑफ द सरफेस कौन सी होती है, ओपन सरफेस, रफ, स्मूथ या फिर क्लोज्ड। तो हमारे पास ये किस सरफेस की होती है, क्लोज सरफेस की होती है। तो नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। ये पूरी स्टेटमेंट थी, ऊपर भी यहाँ पर भी जो है किसी भी शेप की होती है और सरफेस कौन सी होगी, क्लोज सरफेस होगी। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास, द पावर ऑफ गॉस लॉ इज दैट इट होल्ड्स फॉर एनी शेप ऑफ द क्लोज सरफेस। अगेन 2 एमसीक्यूज यहाँ पर कवर हो चुके हैं। एंड फॉर एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, तो अब डिस्ट्रीब्यूशन पूछ रहे हैं कि किसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, तो हमारे पास होती है चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन। तब ये 3 एमसीक्यूज एक ही स्टेटमेंट से पूछे जा सकते हैं। पास पेपर से कुछ नहीं आता 2-3 एमसीक्यूज के सिवाय, और वो भी सही है गलत है वो भी आपने देख लेना है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑन द स्पेयर हैज मैग्नीट्यूड इक्वल टू द। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट पे हमारे पास स्पेयर का जो है वो मैग्नीट्यूड होता है, जो कि किसके इक्वल होता है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये आपने बाकायदा याद रख लेना है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये भी आ सकता है आपके पास पेपर में। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द स्पेयर हैज मैग्नीट्यूड इक्वल टू द। वही सेम चीज दोबारा पूछी जा रही है, मैग्नीट्यूड होता है जो कि इसके इक्वल होता है। आगे कोई रीजन पूछेंगे, एंड इट इज डायरेक्टेड रेडियली। तो ये किस तरफ डायरेक्टली होता है, रेडियली, अपवर्ड, डाउनवर्ड या राइटवर्ड या फिर आउटवर्ड। तो ये रेडियली डायरेक्टेड होता है हमारे पास आउटवर्ड्स डायरेक्शन में। नेक्स्ट हमारे पास, फ्लक्स लिविंग क्लोज सरफेस। तो फ्लक्स लिविंग क्लोज सरफेस इज फाई इक्वल टू, तो हमारे पास ये किसके, ये फाई है हमारे पास, या क्या है इसको बोलते हैं क्या है, एक सेकंड में देख लेता हूँ। तो इसको फाई ही बोलते हैं। ये हमारे पास फ्लक्स का जो है वो सिंबल है हमारे पास। तो फाई किसके इक्वल है हमारे पास, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये सारी चीजें जो आपको याद होनी चाहिए कि क्यू ऊपर आएगा या एप्सिलॉन नॉट आएगा, तो इसमें मेन यही डिफरेंस है। तो हमारे पास फाई किसके इक्वल है, वो है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, द डैश ऑफ एनी वेक्टर फील्ड इज अ पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो ये कोई खास लाइन नहीं है, लेकिन ये फ्लक्स से रिलेटेड है तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, घुमाना बाकी वी वालों का काम है। द डैश ऑफ एनी वेक्टर फील्ड इज अ पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो हमारे पास द फ्लक्स, किसी भी वेक्टर फील्ड का फ्लक्स जो है एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, इट इज द मेजर ऑफ द फ्लो और पेनिट्रेशन ऑफ द फील्ड वेक्टर थ्रू इमेजिनरी फिक्स्ड सरफेस। अब ये बाकायदा इसी की लाइन है, इसी के आगे से कंटिन्यू होती है हमारे पास।
ये जो है मैयर करता है ऑफ द फ्लो या फिर पेनिट्रेशन। तो ये कौन करता है, वेक्टर फील्ड्स की जो है वो हमारे पास मैयर करता है या फ्लो या पेनिट्रेशन को थ्रू इमेजिनरी फिक्स सरफेस, तो हमारे पास कहलाता है फ्लक्स। अब बाकी सारे एमसीक्यूज जो ऑप्शन है वो व्यू वाले आपके कंफ्यूज करने के लिए लिख देंगे, बाकी मैंने करेक्ट आंसर यहाँ पर लिख दिया हुआ है कि फ्लक्स होता है जो कि हमारे पास फ्लो और पेनिट्रेशन को जो है वेक्टर फील्ड्स की वो मैयर करता है किसी भी इमेजिनरी फिक्स सरफेस से। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास, इफ देयर इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज नॉर्मल, तो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जो कि नॉर्मल है टू द सरफेस एरिया ए, तो हमारे पास फ्लक्स जो है वो फाई है और वो किसके इक्वल होगा, ई ए के इक्वल होगा। और ऊपर हम देख चुके हैं फाई किसके इक्वल था, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब जिसने ये नहीं पढ़ा होगा वो डायरेक्टली जाके इधर भी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट पे क्लिक कर देंगे और आंसर गलत हो जाएगा। बाकायदा पीछे जो स्टेटमेंट लिखी है हमने उसको देखना है कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि नॉर्मल के इक्वल है, सरफेस एरिया ए है, तो फ्लक्स जो है वो किसके इक्वल होगा, फाई इक्वल टू ई ए के इक्वल होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू, इफ यू आर वेरी फॉर अवे द रिंग लुक्स लाइक अ पॉइंट ई, और नीचे बेस में जेड लिखा हुआ है इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा, और उसके आगे कॉमा करके हमारे पास ये चीज लिखी हुई है कि जेड जो है वो लेस देन कैपिटल आर के इक्वल, लेस देन है कैपिटल आर के जेड। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास ग्रेटर देन है आर से, लेस देन जो है वो आर होगा, ये हमारे पास जेड जो है वो ग्रेटर देन है आर से। तो हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है ये किसके इक्वल होगा, ई जेड बेसिकली पूछ रहे हैं, ये ई जेड किसके इक्वल है, तो ई जेड हमारे पास इक्वल है 1/4 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय क्यू अपॉन ऊपर था आर स्क्वायर, तो इसके लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर वो आर स्क्वायर वाला ऑप्शन भी दे सकते हैं ताकि आप उस पर क्लिक कर दें, रट्टा नहीं लगाना, ये सारी चीजें आपने बाकायदा स्टेटमेंट्स पढ़ लेनी है क्योंकि बी वाले स्टेटमेंट्स उठाकर पेपर में दे देते हैं। तो ई जेड जब भी आ जाएगा और ये सारी चीजें स्टेटमेंट यही आएगी तो क्या होगा, हमारे पास क्यू अपॉन जेड स्क्वायर होगा, आर स्क्वायर यहाँ पर नहीं आएगा। तो ये थे कुछ एमसीक्यूज इस इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में से, इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 में। और इसके अंदर हमारे पास जितने भी एमसीक्यूज थे वो सारे के सारे मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ, बाकी मेरे ख्याल में नहीं कोई एमसीक्यूज रह गया होगा। बाकी भी अगर आप फिर भी पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं हैंडआउट्स को। अब बात करते हैं आपको इसकी जो है हमारे पास अब दोबारा से, जाहिर सी बात है आप इस वीडियो को तो नहीं देख सकते, बार बार इसको थोड़ी देखेंगे आप, तो अब प्रैक्टिस करनी है तो प्रैक्टिस किस तरह करेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां पर आपके सामने लाइव एमसीक्यूज के नाम से एक लिंक दिया होगा, जब आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पोस्ट ओपन हो जाएगी, ये आप लोगों के लिए बनाई हुई है, तो आप इसको भी जाकर देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब आप आएंगे इस तरह से आपके सामने पोस्ट ओपन होगी, ये कुछ डिस्क्रिप्शन लिखिए, पढ़ना चाहते हैं कोई पढ़ ले, लेकिन हमारे काम की नहीं है ये। यहाँ पर लिखा होगा फिजिक्स 101 लेक्चर नंबर 23, ये बॉक्स सा बना होगा, तो ये बाकायदा आपका क्विज है, तो अब आप इस क्विज को भी लाइव अटेम्प्ट कर सकते हैं ताकि जो है आपकी प्रैक्टिस जो है वो अच्छी से हो जाए। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं क्विज को। नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यू आ चुका है, द पावर ऑफ गोज लॉ इज दैट इट होल्ड्स फॉर एनी शेप ऑफ द, तो सरफेस कौन सी थी हमारे पास, सरफेस थी हमारे पास क्लोज सरफेस। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और आंसर जो है वो आपको लास्ट में बता देगा, शुरू में नहीं बताएगा आपको। जब आप सारे एमसीक्यू अटेम्प्ट करते हो लास्ट में आपको सारे आंसर बता देगा, कौन सा करेक्ट है कौन सा रॉन्ग है और आपके कितने मार्क्स आए हैं। इफ वी आर इनसाइड द स्फीयर, तो क्यू इनक्लोज, जब हम इनसाइड होते हैं तो क्यू इनक्लोज 0 के इक्वल होता है। द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिविंग अ क्लोज सरफेस, ये गॉस लॉ की बाकायदा स्टेटमेंट है, हम पढ़ चुके हैं। हाउ टू कैलकुलेट द स्मॉल स्फीयर आर कंटिन्यूसली, तो ये फॉर दिस वी नीड टू ब्रेक अप रीजन इनटू स्मॉल पीसेस था या लिटिल पीसेस था, लिटिल था शायद। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इफ वी आर आउटसाइड, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो वो क्यू जो है हमारे पास किसके इक्वल होता है, क्यू के ही इक्वल होता है। फॉर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डी क्यू इज इक्वल टू, अब वही चीज पूछे जा रहे हैं। अब ये मैंने जाहिर सी बात है याद नहीं किया खुद भी। हमारे पास जब सरफेस चार्ज होती है वो किसके इक्वल होता है, अब ये 3 ऑप्शन थे, तो मेरे ख्याल में ये इक्वल होता है हमारे पास, डेंसिटी तो नहीं होगा, सिग्मा तो नहीं हो सकता, ये लैम्डा डीएस के इक्वल है मेरे ख्याल में सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये जब आप प्रैक्टिस करते हो इस तरह से तो आपकी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, हालांकि मैं अभी भी पढ़ चुका हूँ, अब कन्फ्यूजन हो रही है, 2-3 दफ़ा करूँगा चीज़ें खुद ब खुद ही सेट हो जाएगी। द डायमेंशन लैम्डा सिग्मा और डेंसिटी, यानी ये इसको डेंसिटी का सिंबल है, इसको पता नहीं क्या बोलेंगे, मैं इसको भी फाई बोल रहा था, ये फाई नहीं है, फाई जो है वो फ्लक्स का जो सिंबल है उसको बोलते हैं। तो ये हमारे पास रो है, मेरे ख्याल में इसको रो बोलते होंगे। आर डिटरमाइन फ्रॉम द, तो ये किससे डिटरमाइन होते हैं हमारे पास, चार्ज डेंसिटी से डिटरमाइन होता है। द स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज लैम्डा ds गिव राइज टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड हुज मैग्नीट्यूड इज 1/4 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय लैम्डा ds अपॉन आर स्क्वायर के इक्वल था हमारे पास। इफ द मेजर ऑफ द फ्लो और पेनिट्रेशन ऑफ द फील्ड वेक्टर थ्रू इमेजिनरी फील्ड सरफेस, तो फ्लक्स होता है वो हमारे पास। नेक्स्ट जाएंगे, इफ यू आर इनसाइड द स्फीयर क्यू इनक्लोज 0 के इक्वल होता है, सही बात है, जब हम इनसाइड होते हैं और वहां पर नो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती जब हम इनसाइड होते हैं।
लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास जो है वो इक्वल थी डेंसिटी यानी रो डीवी के इक्वल होगी हमारे पास। स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज लिमिटेड एस गिव राइज टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड हुज मैग्नीट्यूड इज, तो उसका मैग्नीट्यूड हमारे पास इसके इक्वल होगा। और पीछे क्या था, स्मॉल आर स्क्वायर था, तो स्मॉल आर स्क्वायर मैंने आपको बताया था इसके इक्वल होता है। दोनों चीजें सेम है, बस हल्का सा चेंज आ जाएगा। द डैश ऑफ एनी फील्ड, द फ्लक्स ऑफ एनी फील्ड होता है हमारे पास। नेक्स्ट स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज लैम्डा ds गिव राइज टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेक्स्ट एमसीक्यू पे क्लिक करेंगे, हमारे पास द पावर ऑफ गॉस लॉ क्या होती है, एनी शेप, किसी भी शेप की हो सकती है हमारे पास। when charge condensates over some region of space, for this we need to break up the region into little pieces so that each piece is small enough। तो ये आपने बाकायदा अभी पीछे हम देख चुके हैं। when the charge are continuously disturbed over a region allied surface, ये तीनों चीजें थी, we must specify the charge density, पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट पे जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज नॉर्मल टू द सरफेस ए, द फ्लक्स इज फाई इज इक्वल टू ई होता है या फिर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो अब ये चीजें जो हमने देखनी है दोबारा से। तो ये आपको याद होगा जब मैंने कहा था कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, सरफेस है, एरिया ए है, तो फ्लक्स किसके इक्वल होगा, तो ई के इक्वल होगा तब। और नॉर्मल जब आपसे पूछे फ्लक्स किसके इक्वल है, तो हमारे पास ये फाई किसके इक्वल है हमारे पास, वो हमारे पास इक्वल था Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जब ये पीछे से बाकी स्टेटमेंट लिखी होगी, एरिया वेरिया सरफेस पूछा जाएगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो ये ई के इक्वल होगा। फ्लक्स लिविंग क्लोज सरफेस इज फाई इज इक्वल टू, अब यही इन्होंने पूछ लिया इधर ही, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। इफ यू आर 4 अवे द रिंग लुक्स लाइक इजी, इजी किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा 1/4 बाय एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय Q अपॉन आर स्क्वायर, नहीं होगा क्या होगा Z स्क्वायर होगा, ये याद रखना है आपने। द पावर ऑफ गॉस लॉ इज दैट इट होल्ड फॉर एनी शेप, तो ये क्लोज सरफेस होता है, फॉर एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होता है, वॉल्यूम नहीं होता। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑफ ऑन द स्फीयर इज मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होता है 1/4 बाय एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय Q अपॉन आर स्क्वायर। इफ यू आर आउटसाइड द चार्ज Q जो है वो Q के इक्वल होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास होती है जो कि किसके इक्वल होती है, Q इनक्लोज्ड, हाँ होती है, सही है, उसकी बात नहीं हो रही। पूछा क्या जा रहा है कि चार्ज वॉज कंसंट्रेटेड एट द, ये मैं आपको बता चुका हूँ, इनसाइड आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड सारी चीजें जो है उसी की बात हो रही है। तो किसके कॉन्सेंट्रेट होती है, वो सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट होती है सारी चार्जेस। नेक्स्ट पे जाएंगे, फॉर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम के लिए हमारे पास ये इक्वल होता है सिग्मा के। नेक्स्ट हमारे पास ये शायद लास्ट एमसीक्यू होगा, द इलेक्ट्रिक फील्ड एनी पॉइंट ऑफ द स्फीयर हैज मैग्नीट्यूड इक्वल टू एंड इट इज डायरेक्टली रेडियली आउटवर्ड इक्वल होता है। नेक्स्ट पे जाएंगे, लास्ट अभी आगे हमारे पास ये लास्ट है, आउटसाइड होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होगी 1/4 बाय एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय Q अपॉन आर स्क्वायर। एमसीक्यूज हो गए सारे के सारे जो भी हमने डिस्कस किए थे, वही उन्हीं की प्रैक्टिस भी कर लिए। अपना रिजल्ट चेक करते हैं कि हमारा आंसर कितने सही है कितने गलत है। तो हमारा स्कोर जो है वो 88% है, लगता है हमने 2-3 एमसीक्यूज गलत कर दिए होंगे। तो पहला ही हमने गलत किया था जहां पे कंफ्यूजन हो रही थी आंसर क्या है, इसीलिए बाकी के भी गलत हो गए होंगे। ये चीजें अब जब प्रैक्टिस करते हो ना, चीजें खुद ब खुद क्लियर हो जाती हैं। सरफेस चार्ज जो था हमारे पास, इसका करेक्ट आंसर था सिग्मा DA, जो अभी हमने दूसरे के लिए कर दिया। तो सिग्मा DA के इक्वल था और हमने इसको लैम्डा DS के इक्वल कर दिया। तो ये आपको सामने बता चुका हुआ है, आपका टोटल रिजल्ट बता दिया, हमने जो गलत किया था वो भी बता दिया। अब आप इसी तरह से इसको भी हमने गलत कर दिया, क्योंकि जब ऊपर वाला गलत था तो ये भी गलत ही हो जाएगा। उसके बाद ये भी गलत हो गया हमारा, एक को गलत किया तो तीनों हमारे पास गलत हो गए। अब ये देख सकते हो आप, कॉन्सेप्ट हमने नहीं पढ़ा ना सही से, तो ये क्या हो गया, एक गलत हो गया तो एक की वजह से दूसरा भी, दूसरे की वजह से तीसरा भी। तो ये तीनों एमसीक्यूज एक ही जगह पे गलत हो गए क्योंकि कॉन्सेप्ट सही से क्लियर नहीं था। अब ये 3 एमसीक्यूज गलत है, बाकी सारे के सारे हमारे पास सही है। ये वजह थी सारी, समझ गए हो ना, इसलिए बोल रहा हूँ एक ही जगह पे जो एमसीक्यूज है रट्टा नहीं लगाना, उसको देखना है प्रॉपरली। बाकी सारे सही थे। अब आपको फाइल चाहिए तो यहाँ पे व्हाट्सएप पे जाओगे आप और पूछोगे, अगर मुझे देनी होगी दे दूंगा, वरना वीडियो देखो आप। प्रैक्टिस के लिए मैंने ये क्विज फाइल दी हुई है, मेरे ख्याल में नहीं किसी को जरूरत होगी। अगली वीडियो में मिलेंगे, अल्लाह हाफिज।